हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी यूपी टेट एस्पिरेंट्स की तैयारी हो गई होगी और अभी आप प्रैक्टिस और रिवीजन पे पूरा फोकस कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं भी हिंदी का एक मॉडल पेपर लाया हूँ। इसमें 30 क्वेश्चन शामिल है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा मेरा मॉडल पेपर और आप लोगों को अपनी तैयारी जांचने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि सभी स्वर होते हैं। ऑप्शंस हैं अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए और सही आंसर सोचिए। और आपका आंसर और मेरा आंसर जब मैच खा जाए, जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए 20 सही है और आपने भी 20 सोचा, तो आप क्या करेंगे, अपने आप को +1 मार्क्स दे देंगे 30 में से। आप इसका मतलब आपने एक सही किया। और लास्ट में आपको क्या करना है कि 30 में से आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो देख लेते हैं कि अघोष और सघोष क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अघोष मतलब ऐसे वर्ड जिनके बोलने से घोष ना हो। घोष मतलब ध्वनि, ठीक है। और सघोष मतलब जिनके बोलने पे ध्वनि हो। से अघोष में क्या होता है कि हर वर्ड का पहला और दूसरा अक्षर लिया जाता है। और सघोष में क्या होता है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर काउंट होता है। जैसे क वर्ग में क और ख क्या होंगे? अघोष होंगे, क और ख। और सघोष में क्या होगा? जैसे ग, घ और अंग हो जाएगा सघोष में। ऐसे ही हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष हो जाएगा और तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर सघोष वर्ण हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कहें कि जो स, ख, स होता है, ह होता है, वो कहाँ आ जाएगा? वो स, ख, स, ह, ये अघोष में हो जाएगा। और य, र, ल, व, ये कहाँ हो जाएगा? ये सघोष में आ जाएगा। और बाकी बचा स्वर, तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, जैसा कि आपको अपने बता दिया पहले। उम्मीद है आप लोगों ने 20 को सही किया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दूसरा, इसमें कहा गया है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी यहाँ रहेगा मदन मोहन मालवीय। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं और मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने भी इसको सही किया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न है कि भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन है भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र मासुर, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर। और ये कहा किसने इनको भोजपुरी का शेक्सपियर? तो इन जगदीश चंद्र माथुर ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा। ठीक है। और जैसे अगर उपनाम की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत का एक बहुत फेमस उपनाम है, अब जानते हैं इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ये बहुत बार पूछता है एग्ज़ाम में और आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक। और अगर मैथिली शरण गुप्त की बात की जाए तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है दद्दा। ठीक है, अगर इनको बात किया जाए तो मैथिली शरण गुप्त क्या कहा जाता है? इनका उपनाम दद्दा या फिर प्रथम राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि भी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर चौथा, इसमें कहा है कि व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है?
आपको तो संधि पूछता ही पूछता है, लेकिन अब अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि किन किन वर्डों की संधि हुई है, मतलब कौन संधि है ये भी पूछता है, संधि विच्छेद पूछता है, लेकिन यहाँ वर्डों की संधि पूछता है कि मेल कौन कौन से वर्डों की हुई है। संधि मतलब मेल ही होता है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्यर्थ में संधि कौन सी है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी संधि होंगी। चलिए मैं बता देता हूँ, इसमें होगी यड़ संधि। ठीक है, अब क्यों होगी यड़ संधि? सबसे पहले यड़ संधि में होता क्या है कि अगर ई उ और री के बाद कोई भी स्वर आ जाए, मीन्स ई उ और री के बाद कोई भी स्वर हो जाए, कोई भी स्वर हो जाए, तो ई का क्या हो जाता है, ई का हो जाता है या, और उ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है, और री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये होता है यड़ संधि में। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि व्यर्थ का संधि विच्छेद करेंगे। जब व्यर्थ का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम देखेंगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा। व्यर्थ का संधि विच्छेद हम करेंगे तो होगा वी प्लस अर्थ। तो हम देखेंगे यहाँ कौन सा, मतलब किन वर्णों की संधि हो रही है। यहाँ से निकल रहा है ई, व में ई और इसमें सॉरी यहाँ छोटा ई होगा, छोटी ई होगी। ठीक है, ई प्लस अ। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे ई और ई प्लस अ वर्णों की संधि हो रही है, तो जो कि कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। उम्मीद है आपने भी इसको सही किया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यड़ संधि में की पहचान क्या होती है कि हमेशा इसमें आधा अक्षर एक जरूर होता है, जैसे अभ्युदय हो गया, ठीक है, और न्यून हो गया, व्यू हो गया, इसमें मतलब आधा वर्ड ज़रूर रहेगा, आधा वर्ड। इसको आप पहचानने के लिए जान सकते हैं। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। इसमें कहा गया है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। आपको बहुत सारे भेद भी पूछा जाता है, जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, ऐसे ही बहुत प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आप सब तैयार किए रहेंगे। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं पूछा गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 भेद होते हैं। आप पूछेंगे कौन कौन से, तो कौन कौन से होते हैं आपको भी पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, दूसरा हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा हो जाएगा समुच्चय बोधक, और चौथा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। ठीक है, आप भी ध्यान रखेंगे इसको, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। और अव्यय अगर पूछा जाए अव्यय कहते किसे हैं, तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। मतलब लिंग, वचन, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसके पर, तो उसको क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग है। तो साधु का स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग भी बहुत पूछता है यूपी टेट के एग्जाम में। तो यहाँ ऑप्शन ए है साध्वी, ऑप्शन बी है साथी, ऑप्शन सी है सन्यासी, और ऑप्शन डी है साध्वी। तो जो साधु का स्त्रीलिंग हो जाएगा वो सही मतलब जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपने भी सही किया होगा। कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों का भी स्त्रीलिंग पूछा जाता है, जैसे कवि का, इसको आप बहुत ही फेमस है, बहुत पूछा जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कवयित्री। ठीक है, और पूछा जाता है जैसे महान, महान का भी स्त्रीलिंग पूछा जाता है, तो आप क्या बताओगे, महान का हो जाएगा महती। क्या हो जाएगा, महती। और एक वर्ड का पूछा जाता है, जैसे एक शब्द का, विद्वान का भी बहुत पूछा जाता है, तो विद्वान का क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, विदुषी। और किसका पूछा जाता है, एक बहुत ही फेमस है नेता का, तो नेता का क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग नेत्री हो जाता है। उम्मीद है आप लोग इसको तैयार किए होंगे अच्छे से, और तैयार करके जाइएगा भी, क्योंकि ज़रूर आता है ये एक प्रश्न यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, जिसका निवारण न किया जा सके। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से यह क्वेश्चन दिया गया है, जिसका निवारण न किया जा सके। ऑप्शन ए अनिवारणीय, ऑप्शन बी अनिमेष, ऑप्शन सी अनिवार्य, और ऑप्शन डी अनिकेत। तो इसका उत्तर आप लोग सोच लिए होंगे।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य, जिसका निवारण न किया जा सके। उसके लिए एक शब्द होता है अनिवार्य। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक गिराए हुए, और अनिकेत का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित घर ना हो। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न जो 8, ठीक है, वाक्य के घटक होते हैं। तो ऑप्शन ए है उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी कर्ता और क्रिया, ऑप्शन डी कर्म और क्रिया, ऑप्शन डी कर्म और विशेषण। तो वाक्य के 2 घटक होते हैं, आप जानते होंगे। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य और विधेय, वाक्य के घटक होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है। थाली का बैगन मतलब एक मुहावरा है। ये क्या है, मुहावरा है। इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है गोल मटोल, ऑप्शन बी है अधिक चिकना, ऑप्शन सी है चौड़ा होना, ऑप्शन डी है सिद्धांतहीन व्यक्ति। तो थाली का बैगन से अभिप्राय होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्धांतहीन व्यक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा है कि पुरुष का विलोम शब्द होगा। तो यहाँ विलोम भी यूपी टेट में पक्का एक क्वेश्चन आता है, तो वहीं से मैंने भी क्वेश्चन लिया है कि पुरुष का विलोम होगा। आपको एक बार तो अगर सवाल ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पुरुष लिखा है। मतलब होता है एग्जाम में ऐसे कि मतलब बस देख लेते हैं पर और स है तो हमको पुरुष ही समझ में आता है, हम फटाक से महिला या स्त्री लगा के आगे बढ़ जाते हैं। आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पुरुष नहीं पुरुष लिखा है। तो ऑप्शन है महिला, स्त्री, कोमल, कठोर। तो पुरुष मतलब होता है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, पुरुष मतलब होता है कठोर। पहले इसका अर्थ जानिए, पुरुष मतलब होता है कठोर। तो जब पुरुष कठोर हो जाएगा तो विलोम क्या हो जाएगा, कोमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोमल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा। इसमें कहा गया है कि द्विज का पर्यायवाची है। मीन्स पर्यायवाची भी बहुत पूछता है, तो जो द्विज का पर्यायवाची होता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए पैर, पक्षी, तीर, पुष्प। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विज मतलब पक्षी होता है। अब पक्षी का और पर्यायवाची अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, खग बता सकते हो, पखेरु होता है, और क्या होता है, विहग होता है। ये सब भी आप ध्यान रखोगे। और पैर का तो जानते हैं, पाँव, चरण, पग, ठीक है, पाद, ये सब क्या होता है, पैर का पर्यायवाची होता है। तीर का क्या होता है, एक होता है शर, बाढ़, बाढ़ तो आपको पता होगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सीली मुख, इसका मतलब भी होता है तीर, ये भी आप ध्यान रखोगे। पुष्प का तो आप लोगों को पता होना चाहिए, फूल, कुसुम, प्रसून एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ध्यान रखिए, प्रसून। उसके बाद सुमन, उसके बाद एक होता है गुल, गुल खिले, मतलब यही गुल मतलब पुष्प होता है। इतना ध्यान रखिए, और बाकी पर्यायवाची भी तैयार करके जाएंगे। कुछ दिनों में आपको कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची का वीडियो दूंगा, पर्यायवाची मतलब विलोम शब्द और बाकी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, आप लोग ज़रूर से देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 12। इसमें कहा गया है कि जलज शब्द है। तो जलज शब्द कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है कि यौगिक है कि मिश्र है कि योग रूढ़ है, आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्र योग रूढ़ क्या होता है। तो रूढ़ मतलब ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड न किया जा सके, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब वो अपने मूल रूप में ही रहेंगे, लिखे जाएंगे। जैसे कलम, तो कलम का अगर हम मतलब तोड़े तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क प्लस लम, या फिर जैसे क प्लस लम करें तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो ऐसे वर्ड जिनका मतलब जिनका हम क्या करेंगे, खंड करें, जिसका तोड़े तो उसका कोई सार्थक मतलब ना निकले, तो ऐसे शब्द क्या कराते हैं, रूढ़। यौगिक मतलब दो, यौगिक का मतलब होता है मेल, मतलब दो शब्दों से मिला हुआ, दो से अधिक शब्दों से मिला हुआ शब्द क्या हो, वो यौगिक कहलाता है। जैसे विज्ञान, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान, और दोनों का अर्थ होता है वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है।
तो इसलिए यह विज्ञान क्या होता है, यौगिक मिश्र शब्द कोई नहीं होता, योग रूढ़ होता है। मीन्स ऐसा शब्द, वह शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन क्या होता है, इनका जो अर्थ होता है वह एक विशेष अर्थ में मतलब विलीन हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जितने भी बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो जलज का मतलब क्या होता है, जल में उत्पन्न मतलब कमल होता है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मतलब मॉडल पेपर पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे पसंद आ रहा हो तो। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा है कि देवासुर में कौन सा समास है। समास भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। देवासुर, तो ऑप्शंस हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है, सबसे पहले बात तो द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास मतलब इसका जो पूर्व पद होता है ना वो होता है संख्यावाची। जो पूर्व पद होता है वो होता है संख्यावाची, मतलब जैसे उसमें संख्या जरूर रहेगा। अब संख्या जैसे संख्या मतलब जैसे चौराहा हो गया, तो चौराहा में मतलब क्या, देखिए पहला जो पूर्व पद आया वो नंबर संख्यावाचक आया कि नहीं, ऐसे संख्या मतलब इसमें इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, संख्यावाचक द्विगु समास हो जाता है। और जो द्वंद्व समास होता है ये इसमें क्या होता है कि योजक चिन्ह ऐसे जुड़ा रहता है, जैसे माता पिता, तो माता और पिता मतलब यहाँ अक्सर और आता है लेकिन यहाँ नहीं है। तो आप कैसे लगा दिए, क्योंकि इसका मतलब होता है देवासुर का मतलब होता है देव और असुर, देव और असुर। तो ज़रूरी नहीं है हर एग्जाम्पल में आपको ये योजक चिन्ह दिया ही हो। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो होते तो द्वंद्व के ही हैं और लेकिन उसमें योजक चिन्ह छुपा रहता है, तो इसीलिए हम गलत कर देते हैं। अब जानते रहिए देवासुर, इसका मतलब होता है देव और असुर। इस प्रकार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें क्या कहता है, कोई पद प्रधान नहीं होता, तो मतलब कुछ और अर्थ निकलता है वो प्रधान होता है। और कर्मधारय मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद और कर्मधारय में जो होता है कि पूर्व पद वो विशेषण और उत्तर पद होता है विशेष का काम करता है। जैसे नील कमल हो गया, चंद्रमुख हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कर्मधारय समास के। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। इसमें कहा है कि सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है, मतलब जो लिखा है कि सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए समुदायवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी निश्चितवाचक और ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब 20 लोग, तो मतलब यहाँ एग्जैक्ट 20 की बात नहीं कर रहा है, ये एग्जैक्ट 20 की बात नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक, समुदाय तो है नहीं, परिमाण यहाँ मात्रा तो बता नहीं दिया किलो या फिर लीटर में, निश्चितवाचक मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही बचा अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब यहाँ संख्यावाचक तो है लेकिन वो अनिश्चित है। तो इस प्रकार 14 का अनिश्चितवाचक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास समास नहीं, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है। आप जानते हैं कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सा शब्दालंकार होता है, कौन कौन सा अर्थालंकार होता है। जो शब्दालंकार होता है वो कौन कौन से होते हैं, आप ये सोचिए पहले। वो होते हैं जैसे अनुप्रास हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, यमक अलंकार हो जाएगा, और ठीक है, कौन सा शब्दालंकार नहीं है इसमें पूछा था ना, तो ये शब्दालंकार हो गया। और क्या होता है, श्लेष भी होता है और विप्सा भी होता है और वक्रोक्ति भी होता है। तो जो इसमें नहीं होता है, इसमें पूछा है नहीं होता, तो जो नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कौन सा अलंकार होता है, ये होता है
अर्था अलंकार। आप लोग जानते रहिए जो उपमा अलंकार है ये अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार और कौन कौन सा होता है, जैसे उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, ओके, अतिशयोक्ति हो गया, ये सब जितने भी हैं वो सब अर्थालंकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिर आयु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 16 में बताना है आपको, उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब शब्द से पहले जुड़ते हैं, शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, शब्द से पहले जुड़ते हैं, बस इतना जानते रहे। उपसर्ग मतलब वो पहले जुड़ेगा शब्द से। तो ऑप्शन है ची, ऑप्शन बी है चिर, ऑप्शन सी है यह, ऑप्शन डी है आयु। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चिर। मतलब इसको आप तोड़ेंगे तो चिर प्लस आयु। चिर मतलब लंबी होता है, आयु मतलब उम्र, मतलब जिसकी लंबी उम्र हो उसी के लिए बोला जाता है चिर आयु। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 17, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। आप जानते हैं हिंदी भी किसी परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन है आपकी ए द्रविड़, बी भारोपीय, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारोपीय परिवार की भाषा है। ओके, भारत में 4 भाषा परिवार हैं, आप यहाँ 3 देख रहे होंगे, और जो चौथा होता है वो होता है, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18, इसमें प्रश्न पूछा गया कि निराला की जो कविता है जूही की कली उदाहरण है। ऑप्शन ए वॉडिक छंद, ऑप्शन बी मात्रिक छंद, ऑप्शन सी मुक्तक छंद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो आप जानते हैं सबसे पहले छंद के प्रणेता कौन हैं, तो आप जानते रहिए कि छंद के जो प्रणेता हैं वो हैं पिंगल मुनि। ठीक है, कौन है, पिंगल मुनि, ये आप जानते रहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूही की कली जो उदाहरण है ना वो ऑप्शन सी मुक्तक छंद का उदाहरण है, और 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 19 में कहा है कि गढ़ों की संख्या होती है। आप जानते हैं कि छंद में गढ़ भी होते हैं, तो इसमें पूछा है कि गढ़ों की संख्या होती है, और आप जानते रहिए कि गढ़ केवल 3 वार्णिक होते हैं, मतलब इसमें 3 वर्णों का समूह होता है। तो जो टोटल गढ़ होते हैं उनकी संख्या होती है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9, 16, 7, 8। आप कोशिश करिए, मैं तो बता दूंगा। तो जो गढ़ों की संख्या होती है वो टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, या माता राजभान सलगा, आप टिक से भी याद कर सकते हैं, या माता राजभान सलगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यह माता राजभानस, मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 अक्षर से मिलके बनता है गढ़, तो इसलिए यहाँ 8 गढ़ों की संख्या हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 20, इसमें कहा है आपको सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है नहीं है, आपको नहीं का विशेष ध्यान देना है। एग्जाम में भी नहीं के चक्कर में हम एक आध 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, मतलब उसमें होता है नहीं और हम नहीं का ध्यान में नहीं देते हैं, है वाला लगा के चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि गलत है। तो जो क्वेश्चन 20 में है कि सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक तरफ उपन्यासकार दिया है और दूसरी तरफ उनके उपन्यास दिया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती गुनाहों के देवता, कमलेश्वर कालियाधि, अमृतलाल नागर मानस के हंस, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सोच लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। तो जो धर्मवीर भारती उपन्यासकार हैं उनका उपन्यास गुनाहों का देवता बिल्कुल सही है। कमलेश्वर कालियाधि इनका उपन्यास है, ये भी बिल्कुल सही है। अमृतलाल नागर इनका भी जो उपन्यास है मानस के हंस वो भी सही है। लेकिन जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उनका अर्धनारीश्वर मतलब उपन्यास नहीं है, जो इनका ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। ठीक है, निबंध है, अर्धनारीश्वर है। अगर रामधारी सिंह दिनकर की सापेक्ष में पूछा जाएगा तो ये निबंध इन्होंने लिखा, तो उपन्यास किसने लिखा,
उपन्यास लिखा था, अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है वो लिखा था विष्णु प्रभाकर ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, मतलब इसका जो प्रभाकर, ठीक है। तो इस प्रकार जो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। मतलब अगर उपन्यास की बात की जाए अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर, और जब निबंध की बात की जाए तब कौन से होंगे, रामधारी सिंह दिनकर होंगे। अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 21। इसमें कहा है कि मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत पंक्ति है। पिछली बार भी ऐसे ही पूछा गया था एक पंक्ति, और इस आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम में भी पूछने की ज़्यादा संभावना है, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ। ऑप्शन है केशवदास, बी घनानंद, सी बिहारी और डी भिखारी दास। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल और ऑप्शन डी आधुनिक काल। उम्मीद है आप लोग को इसका आंसर तो ज़रूर पता होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया है कि संसद से सड़क तक रचना है। ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी अंचल और ऑप्शन डी हरिऔध। हमने सबका शॉर्ट नेम लिखा है, मतलब उपनाम लिखा है। आपको पूरा नाम भी सोचना है, जैसे सुमन को इनका पूरा नाम क्या है, धूमिल का पूरा नाम क्या है, अंचल का पूरा नाम क्या है और हरिऔध का पूरा नाम क्या है, ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि संसद से सड़क तक रचना किसकी है। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धूमिल। अब आपको सबका पूरा नाम सोचना है। जैसे सुमन का पूरा नाम क्या होगा, सुमन का पूरा नाम है शिव मंगल सिंह। इनका पूरा नाम क्या है, शिव मंगल सिंह। ये लिखा जाता है शिव मंगल सिंह सुमन। तो ऐसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में कि सुमन मतलब नाम है, वो पूरा नाम किसका है, तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे धूमिल, धूमिल इनका जो पूरा नाम है वह है सुदामा पांडे, ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल। अंचल, अंचल जो है ये इनका जो पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल, इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल, इनका पूरा नाम है। ओके। और जो हरिऔध है ये तो आपको पता होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ओके, ये तो आपको पता होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धूमिल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 हो गया। 24 देखते हैं। इसमें पूछा है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा है। पिछली बार भी एक आत्मकथा पूछा था, अन्या से अनन्या, ठीक है। क्या पूछा था यूपी टेट 2019 में, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, ये पूछा था। तो जो उसका आंसर था प्रभा खेतान। तो इस बार ये नहीं पूछा है, इस बार मैंने ये पूछा है कि गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा किसकी, मतलब किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है रमणिका गुप्ता, ऑप्शन बी मनु भंडारी, ऑप्शन सी प्रभा खेतान और ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। को बताना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैत्रेयी पुष्पा। मनु भंडारी भी आत्मकथा लेखक है, अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, आप लोगों को शायद पता हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। इसमें कहा है कि हिंदी प्रदीप, मतलब ये पत्रिका का नाम है, के संपादक हैं। ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद और ऑप्शन डी द्विवेदी बालकृष्ण, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें रहेगा, यहाँ रहेगा, और यहाँ बालकृष्ण भट्ट पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। हिंदी प्रदीप के जो संपादक है वो है बालकृष्ण भट्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब राधाचरण गोस्वामी की अगर पत्रिका पूछा जाए तो इन्होंने भारतेंदु पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है, भारतेंदु पत्रिका का संपादन किया था। और भारतेंदु पत्रिका, और अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूछा जाए
भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किए थे? तो पहला है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, और एक और है उन्होंने बाला बोधिनी, ये केवल महिलाओं के लिए, ठीक है, बाला बोधिनी पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतना आया होगा और आपको पता होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको कुछ हेल्प मिल रही हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 26 है कि हिंदी के पाणिनि उपनाम है, मतलब ये हिंदी के पाणिनि किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी हरिवंश राय बच्चन, सी शरत चंद्र और डी किशोरीदास वाजपेयी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी के पाणिनि इनका उपनाम है। अब और देख लेते हैं सबका उपनाम। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, इनका उपनाम क्या है? इनको कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाएगा? छायावादी नहीं, हालावादी कवि। क्या कहा जाएगा? हालावादी कवि कहा जाता है इनको। और शरत चंद्र को तो शायद आप सबको पता होगा, आवारा मसीहा, इन्हीं को कहा जाता है, शरत चंद्र को। ठीक है, आवारा मसीहा शरत चंद्र। और किशोरीदास वाजपेयी को तो आपने देख ही लिया, हिंदी के पाणिनि इनका उपनाम है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, हिंदी के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, मीन्स किसको दिया गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी पंत और ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी माखनलाल चतुर्वेदी। किसके लिए दिया गया था? किस रचना के लिए? मीन्स हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिनी के लिए दिया गया था इनको। के पंत की रचना मतलब इनको भी मिला था, तो इनको किसके लिए मिला था? कला और बूढ़ा चाँद के लिए मिला था। ठीक है, बूढ़ा चाँद के लिए मिला था। और दिनकर को भी मिला था, तो इनको किस रचना के लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय को मिला था। और विष्णु प्रभाकर को किस रचना के लिए मिला था? तो अभी मैंने ऊपर बताया था, अर्धनारीश्वर का क्या है? उपन्यास है। और अगर निबंध पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 28, इसमें कहा है कि रामचरितमानस की भाषा है। ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी ब्रज भाषा और ऑप्शन डी अवधी। उम्मीद है ये तो सबको पता होना चाहिए कि रामचरितमानस की भाषा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवधी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऐसे वाक्यों को आप क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, मीन्स सही मत ढूंढिए, आप गलत ढूंढिए, क्योंकि सही ढूंढोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप गलत छाटिए, अपने आप सही वाला निकल के जाएगा। जैसे ऑप्शन ए कह रहा है कि फल बच्चे को काट कर खिलाओ, तो बच्चे को काटना है, बिल्कुल गलत। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार आपने देखा कि पहला और दूसरा गलत हो गया। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही बचा कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये रहा आपका सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे, मीन्स आप गलत ढूंढिए, सही तो अपने आप निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 30 की इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अंतर्ध्यान, ऑप्शन बी अंतर्धान, ऑप्शन सी अंतर्धान, ऑप्शन डी अंतर्धान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
मतलब शुद्ध शब्द आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ये भी पूछता है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्धान, सही आंसर हो जाएगा इसका। ओके, उम्मीद है आपने भी सही किया होगा। चलिए देखते हैं अब आगे। आगे है आपका काम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपने कितना सही किया, कितना प्रश्न सही किया, ये आप ज़रूर बता दीजिए। कितना सही किया ये आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि 30 में से आपका कितना सही हुआ। और जिस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस चाहते हैं कि 1-2 प्रैक्टिस आप और प्रैक्टिस लाना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ला सकूं और आपकी रिवीजन में हेल्प हो जाए। ठीक है, अब हम क्लास को यहीं बंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी, उनका भी कुछ लाभ हो सके एग्ज़ाम से पहले तक। थैंक यू।